बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डेंटिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ शाहिद के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इज़ा नज़ीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में दांतों और उनकी बीमारियों के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जिंजिवाइटिस या मसूड़ों से खून आना। नाज़रीन, ये आम लेकिन नहायत अहम टॉपिक है जो कि हमारी आवाम में बहुत ही आम है, चाहे लोगों का ताल्लुक़ देहात से हो या शहर से, बूढ़ा हो या नौजवान, ये सब में पाया जाता है। जिंजिवाइटिस क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसके क्या सोशल एस्पेक्ट्स हैं, हम इसको कैसे रोक सकते हैं और अगर ये बीमारी हो जाए तो हम इसका क्या ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू हम स्पेशलिस्ट डेंटल सर्जन जनाब डॉक्टर यूसुफ शाहिद के साथ करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जिंजिवाइटिस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंजिवाइटिस एक दांतों के मसूड़ों की एक बीमारी का नाम है, जिसे हम उर्दू में या पंजाबी में उर्फ़ आम में मांसखोरा कहते हैं। मसूड़ों से खून आना इसकी सबसे बड़ी अलामत है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो दांत जिन मसूड़ों के साथ हड्डी के साथ मिले होते हैं, आम तौर पे वो मसूड़े सूज जाते हैं, वो रेड हो जाते हैं और ज़रा सा टच करने पे वहाँ से खून आना शुरू हो जाता है। और इसके बाद लेट इफ़ेक्ट इसके ये होते हैं कि जो मसूड़े हैं वो दांतों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस जो डिज़ीज़ को मजमूई तौर पे हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जिंजिवाइटिस यानी मसूड़ों से खून आना, इसकी कोई ख़ास वजह है? इसकी क्या वजूहात हैं? कोई डाइटरी हैबिट्स, कोई इंट्रिंसिक फैक्टर्स, डिजीज़? जी डॉक्टर साहब, इसमें जो है ना जिंजिवाइटिस की हम इसको, जैसे कि आपने कहा, हम इसे थोड़ा सा क्लासीफाई कर सकते हैं कि कुछ हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाने में जो हैं वो जब इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ मसूड़ों की ये बीमारी के होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ऐसी चीज़ें स्टिकी हैं, स्वीट चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करें और जिनका ये ज़्यादा चांसेस हों कि वो जमी रहें और दांतों से ना निकलें, तो वहाँ इकट्ठा होने की वजह से बाद में वो एक इस डिज़ीज़ की तरफ आ जाते हैं। दूसरी लेकिन जो बहुत बड़ी वजह इसमें है वो है ब्रशिंग का ना करना। दरअसल सबसे बड़ी, अगर आप मुझसे कोई एक वजह पूछें कि जिंजिवाइटिस की क्या वजह है, तो वो ये है ब्रशिंग ना करना, या इसकी झेल में हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर ब्रशिंग ना करना। तो ब्रशिंग कैसे करनी है और ब्रशिंग को कितना वक्त दिन में करना है, इसके अलावा जो बाकी भी थोड़े बहुत हमें पता है सफाई के टूल्स हैं। असल मकसद ये है कि जो खाना फंसा हो वो जो है निकाल लिया जाए। तो एक तो है कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं बाहर इसमें खाने के लिए। दूसरे कुछ इंटेंसिव फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो तो स्कर्वी जो है, जो एक ख़ास होती है डिज़ीज़ है, उसमें भी मसूड़े काफ़ी सूज जाते हैं। तो इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस हैं जो ख़वातीन में देखा गया है कि प्रेगनेंसी में उनका जब ये प्रोजेस्टेरोन लेवल बड़ा हो तो एक ख़ास जो मसूड़े सूज जाते हैं, उसको हम प्रेगनेंसी मास्क भी कहते हैं। इसके अलावा बाज़ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जिनके खाने की वजह से मसूड़ों पे इफ़ेक्ट आते हैं और मसूड़े सूज जाते हैं। ख़ास तौर पे एक एंटीलेप्टिक मेडिसिन है जिसे हम फेनेटाइन सोडियम कहते हैं। जो फेनेटाइन सोडियम लेने से मसूड़े सूज जाते हैं। इसी तरह कुछ हमारी ब्लड प्रेशर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन हैं जिनमें बीटा ब्लॉकर्स भी शामिल हैं, उनका भी इफ़ेक्ट आता है। और इसके अलावा जो हम देखते हैं कि बाद ऐसी चीज़ें हैं जो बज़ाहिर हम सफाई के लिए लेते हैं। मिसाल के तौर पे माउथ वाशेस में क्लोरहेक्सिडीन इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी वजह से भी दांतों पे जो है स्टेन लग जाता है और रफनेस आ जाती है, और वो रफनेस बाद में प्लैक बनने की वजह हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ से हम एक बात समझ लें कि जैसे हम इसकी ज़िक्र कर रहे हैं उन फैक्टर्स का, तो जो सबसे बड़ा फैक्टर ब्रशिंग ना करने से या खाना खाने से, ऐसे खाने खाने से जिनकी वजह से खाना डिपॉज़िट हो जाता है, वो है प्लाक का इकट्ठा होना। लिहाजा जिंजिवाइटिस की सबसे बड़ी अगर आप वजह समझें तो प्लाक अक्यूमुलेशन या करेड़े का बनना है। तो जो करेड़ा है, अब होता ये है कि ये करेड़ा जब जम जाता है तो वो वहाँ से उसकी इरिटेशन करता है, मसूड़ों को इन्फ्लेम्ड करता है और वहाँ वो बैक्टीरियल जो ग्रोथ है उसको भी पॉसिबल कर देता है। तो अभी हमने देखा कि कुछ इसके एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, कुछ इसके इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। तो
इन सारे फैक्टर्स की तरफ हमें ख्याल रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये प्लैक क्या है और हम इसको कैसे मतलब जमा होने से कैसे रोक सकते हैं? देखिए प्लैक जो है ना वो हमें थोड़ा सा दांतों की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मसूड़ा जो है वो दांतों के साथ बज़ाहिर देखने से जुड़ा होता है, लेकिन मसूड़े के दो हिस्से होते हैं, एक है अटैच जिंजाइवा और एक है फ्री जिंजाइवा। फ्री जिंजाइवा वो हिस्सा होता है मसूड़े का जो दांत के साथ अटैच नहीं होता। ये बहुत थोड़ा होता है, शायद 1 से 3-4 मिलीमीटर तक, लेकिन ये जो हिस्सा है ये एक किस्म की सर्कस बना देता है दरमियान में मसूड़े के और दांत के। जब हम कोई खाना खाते हैं तो जो उसके ज़र्रे हैं ना वो इसके दरमियान चले जाते हैं और वो नज़र नहीं आते। अब इसीलिए जो है अगर इनको मुसलसल इस जगह पे जमा होते रहें तो कुछ और फैक्टर्स हैं जो मुंह में होता है, जैसे सेलेवरी फ्लूइड्स हैं, उनके अंदर बाज़ का कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, वो खाने के पार्टिकल्स को इस तरह से जो होता है खाने के उसको जब डिकम्पोज करते हैं तो उसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स बननी शुरू हो जाती हैं जिसके अंदर ये एक जाल सा बन जाता है और वहाँ फिर इसकी इंटेगलमेंट ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा उसकी मिक़दार बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर तो ये जो जिंजाइवा के दरमियान खाना फंसा हुआ है, अगर ब्रशिंग प्रॉपर की जाए तो वो डिपॉज़िट होने से पहले साफ़ होना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर वो कुछ अरसे तक उसे ना साफ़ किया जाए तो वो पहले एक सॉफ्ट लेयर बना देता है जिसे हम मटीरिया एल्बा कहते हैं। तो मटीरिया एल्बा वो चीज़ है जो अगर दांतों को अच्छी तरह से ओरल हाइजीन, वाटर पिक या ब्रश अच्छी तरह से किया जाए तो पेशेंट अपने घर में भी उसको साफ़ कर सकता है। लेकिन अगर इससे अगली स्टेज में चला जाए तो वो थोड़ा सा हार्ड होना शुरू हो जाए, उसकी थोड़ी सी आप कह लें कि वो उसमें कैल्शियम वगैरह आ जाए, कैल्शिफिकेशन हल्की शुरू हो जाए तो और उसमें बैक्टीरिया भी हों, तो उस डिपॉज़िट को जो आप ख़ुद या पेशेंट घर में ना निकाल सके ब्रश के साथ या वाटर प्रेशर के साथ, उसको हम प्लैक कहते हैं। तो प्लैक एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो दांत और मसूड़े के दरमियान जमा होती है। हम अक्सर देखते हैं लोग कई मुंह खोलते हैं तो अंदर नीचे से दांतों पे काला काला लगा होता है जी। वो काला भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, लेकिन वो डिपोजिशन को हम प्लैक कहते हैं। अब प्लैक ये करता है, इसके दो इफ़ेक्ट हैं, एक तो यहाँ सोर्स ऑफ बैक्टीरिया भी इकट्ठे हो जाते हैं और इसका जो मैकेनिकल इरिटेशन है वो भी मसूड़ों को इन्फ्लेम्ड कर देती है और ये एक आइडियल जगह बन जाती है फॉर द हार्बर ऑफ बैक्टीरिया। आपको पता है इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलाई हैं, स्पायरोशीट्स हैं, तो वो इसमें आके डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ से एक लिहाज से आप कह लें कि ये इन्फेक्शन सी हो जाती है, मसूड़ों की ज़्यादा सूज जाते हैं, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, एडिमेटिस हो जाते हैं, एडिमा इकट्ठा होता है, टच करने से या ब्रश लगाने से दांतों से खून आना शुरू हो जाता है। तो प्लैक जो है वो सबसे बड़ी वजह है। अगर हम सारे फैक्टर्स एक तरफ रखते हैं तो 90% जो हमारा जिंजिवाइटिस है वो प्लैक की वजह से होता है। तो डॉक्टर साहब इसमें हेलिटोसिस विच इज़ बैड ब्रेथ, तो क्या हेलिटोसिस कैन बी वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ जिंजिवाइटिस? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। हेलिटोसिस जो है ना वो बैड स्मेल या मुंह से बदबू का आना, ये तो हमारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि ना सिर्फ शहरों देहातों हर जगह है और इसकी वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं। तो बैड स्मेल की या हेलिटोसिस की कुछ बड़ी वजूहात हैं, जिसमें से फिर सबसे बड़ी वजह जो है वो प्लैक और जिंजिवाइटिस है। क्योंकि जब आपका प्लैक डिपॉजिट होता है तो वहाँ खाने के पार्टिकल साथ होते हैं, जैसे ही वो डिकम्पोज होते हैं उसकी स्मेल आती है और वो एक जगह बन जाती है जहाँ आपका फॉरेन बॉडीज़ इकट्ठे हुए हुए। फिर जब एडिमेटिस आपके मसूड़े सूजे हों, बल्बस हुए हों, वहाँ से एक फ्लूइड भी इकट्ठा होता रहता है, फिर वहाँ जिंजाइवल फ्लूइड भी आता है। तो आपको पता है कि ये चीज़ें मिला के फिर एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा कर देती हैं जो डिकम्पोज जहाँ होता रहती हैं चीज़ें, उसकी फिर जब कोई बात करता है तो बैड स्मेल फील होती है जी। और लोग तो बहुत कॉन्शियस होते हैं कि उनके मुंह से स्मेल ना आए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? जी देखें, वैसे तो हेलिटोसिस की कुछ और भी वजह होती हैं, बाज़ का हैबिट हैं खाने की, तो हम खाने में कई चीज़ें ऐसी हैं जो खाते हैं तो उनके साथ स्मेल आती है। मिसाल के तौर पे प्याज है, लहसुन है, इसके अलावा भी आप गोश्त खाया जाए तो उसके बाद भी मुंह से एक स्मेल सी फील होती है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर किसी वजह से डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आ सकती है। लेकिन ये सारे फैक्टर्स मिला के भी बहुत कम
इसका वजह कहते हैं। सबसे बड़ी वजह जैसे आपने कहा है कि प्लेग ही है। तो प्लेग के मुतालिक तो जाहिर है कि दो ही चीज़ें हैं, या तो हम इसे डिपॉज़िट होने से ही रोक लें और उसका तरीका यही है कि हम अपनी जब ओरल हाइजीन, दांतों की सफाई और मुंह की सफाई के जो तरीके हैं वो अपनाएं। उसमें ब्रशिंग है, उसमें आपको पता है डेंटल फ्लॉस है, उसमें इंटरडेंटल ब्रशिंग है, इसके अलावा उसमें वाटर पिक पानी का इस्तेमाल है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके साथ हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लेग इकट्ठा हो गया है तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रश से नहीं निकलेगा। तो आप कह लें कि आपके जो ओरल हाइजीनिंग प्रोग्राम है, जो मुंह की सफाई का जो आपने ख्याल रखना है, उसमें ये भी रखना है कि आप कुछ अरसे के लिए, कुछ अरसे बाद, 6 महीने के इंटरवल के बाद मुमकिन हो तो डेंटिस्ट को भी जाके दिखाते रहें। अगर प्लेग इकट्ठा हो गया है तो फिर इसे स्केलिंग ही इसका हल है। डॉक्टर्स जो हैं, डेंटल सर्जन जो हैं, डेंटिस्ट, उनके पास ख़ास मशीन होती है जिसके ज़रिए वो प्लाक साफ़ कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम अपने हर प्रोग्राम में दीन का जिक्र ज़रूर करते हैं, तो डॉक्टर साहब इसमें दीन ने हमारे मुंह की सफाई के मुतालिक क्या अहकामात दिए हैं? लेकिन जी कि ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। मसवाक जो है वो आप समझ लें कि उस ज़माने का ब्रश था जी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मसवाक पे इतना ज़्यादा ज़ोर दिया, बल्कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर जब घर में आते थे तो मसवाक करते थे, जब आप नमाज के लिए खड़े होते थे मसवाक करते थे, जब आप नमाज़ पढ़ लेते थे तो मसवाक करते थे, खाना खाने से पहले मसवाक करते थे और बाद में भी करते थे, सोने से पहले करते थे, सो के उठने के बाद करते थे। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे इस बात का ख़दशा ना होता कि ये मेरी उम्मत पे भारी हो जाएगा तो मैं हर नमाज से पहले मसवाक लाजमी करार दे देता। तो ये मसवाक क्या है? ये मुंह की सफाई है, ये मुंह से प्लेग डेपोजिशन को रोकना है, ये मुंह में कीड़ा लगना रोकना है। तो ये तो बहुत ही जो है वो तहारत की तरफ, इस पे तो इस्लाम ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। और फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ाब जो ख़ुद थे वो प्याज और लहसुन नहीं खाते थे, और वो आपने बल्कि कहा है कि मैंने तो अल्लाह से सरकोशियाँ करनी होती हैं तो मेरे लिए ये मैं नहीं खाता। अब ये एक ज़ाती मिसाल है कि ऐसी हलाल चीज़ भी इसलिए हुज़ूर नहीं खाते थे क्योंकि वो समझते थे कि इसके साथ जो है वो एक बुरी स्मेल आती है, जो उसके मुआशी इम्पैक्ट होते हैं। लोग जो होते हैं वो उसको देख के वो आपके साथ रहना पसंद नहीं करते, आपसे बात करना पसंद नहीं करते। जी। तो डॉक्टर साहब, मसूड़ों से खून आने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इसके सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं? देखिए, सोशल एस्पेक्ट्स तो ये हैं कि मोस्टली तो जिसके मुंह से स्मेल आ रही है उसे भी पता होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में उन्हें खुद नहीं पता होता। जैसे खाना खाने के बाद अक्सर आदमी को नहीं पता चलता उसके मुंह से स्मेल आ रही है, और ख़ास तौर पे अगर प्याज या इस तरह का सैलड यूज़ किया है तो वो जब बैठ के किसी के पास लोग बैठे हों, एक दूसरे से बात करें, तो वो स्मेल जो है बड़ी नागवार महसूस होती है। इसी तरह जो दूसरी भी आपकी चीज़ है, वैसे आपके प्लेग की वजह से जो बैड स्मेल हेलियोट्रोसिस है, वो भी जो है जो आप जिससे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं उसके लिए बड़ी बाइस नागवारी होता है। तो इसके जो सोशल इम्पेक्ट हैं वो लिहाजा इस लिहाज से आपकी ओरल हाइजीन और आपका जो है वो आप कहने उसको एटमॉस्फेयर को बड़ा ख़राब करते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ लोग इतने कॉन्शियस भी हैं कि इसके मतलब ख्याल किया जाए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना चाहिए, ब्रशिंग करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर ये अनट्रीटेड जाए तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं जी। अगर हम ख्याल ना रखें और ये बढ़ता जाता है, जिंजिवाइटिस हुआ, देखें इसकी वजह से एक तो ये है कि आपके दांतों पे इसका अफेक्ट आना शुरू होता है। हमें पता है कि जो जिंजाइवा है वही जाके आगे बाद में नीचे की तरफ कंटिन्यूटी होती है विद पेरियोडोंशियम लिगामेंट। जब मसूड़े दांतों को छोड़ देते हैं तो आपके पेरियोडोंशियल एरिया जो एक्सपोज हो जाता है। फिर वो जो आपका प्लेग है बाज़ का उसके या बाकी जो जर्म्स हैं वो आपके पेरियोडोंटल लिगामेंट में भी जाते हैं और पेरियोडोंटाइटिस कर देते हैं। अब ये दोनों सूरतों में दांत कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ बोन लॉस भी हो सकता है। जिस बोन ने दांतों को पकड़ा हुआ है तो ये दांतों की मोबिलिटी होनी शुरू हो जाती है, दांत हिलना शुरू हो सकते हैं, और अगर एडवांस पड़ जाए तो फिर वो इतना लॉस हो जाता है कि दांत निकालने भी पड़ सकते हैं। लिहाजा ये दांतों के उसके मोबिलिटी से लेके उनके गिरने तक का बाइस बनते हैं। दूसरी तरफ
एक ख़ास डिज़ीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ट्रेंच माउथ या एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। आपको पता है ANUG जी। ये वो कंडीशन है जिसमें ये जो अल्सर्स हैं जिंजाइवा के, ये सारे मुंह में फैल जाते हैं और ये बड़े तकलीफ़ दे होते हैं। मरीज़ों के लिए जो है वो बाकायदा बहुत तकलीफ़ फ़ील करते हैं, मिर्चें लगती हैं, खाना पीना मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए फिर जो है वो आपको इसकी बाज़ इसकी डीप जो है पॉकेटिंग साफ़ करनी पड़ती है दांतों की, बाज़ फ्लैप प्रोसीजर्स में जाना पड़ता है। तो ये एडवांस करके इसका नुकसानात हो सकते हैं। तो दूसरा, इसके कुछ सिस्टेमिक भी इफ़ेक्ट आ सकते हैं। आपको पता है कि बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, जब यहाँ से वो बैक्टीरिया का, क्योंकि इसमें स्ट्रेप्टोकोकाई भी शामिल होते हैं, ख़ास तौर पे अगर वो किसी वजह से ब्लड स्ट्रीम में जाएं तो वो ऐसी जगहों पे लॉज कर सकते हैं जो रफ़ हों, और उनमें ख़ास तौर पे हार्ट का कोई ऐसा एरिया है तो इट कैन लीड टू बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। इसलिए जो आमतौर पे दांतों का ट्रीटमेंट जो है वो करवाते वक्त ये हिस्ट्री लेनी चाहिए कि पेशेंट को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो बाद में उसका एडवाइस लेना चाहिए स्पेशलिस्ट से, या प्रोफिलैक्टिकल एंटीबायोटिक अगर आप देना चाहें। इसी तरह अगर पेशेंट ने किसी प्रोसीजर में जाना है तो उससे पहले दांतों का इलाज वो समझते हैं कि वो करते हैं। इम्पॉर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये एक छोटा सा मसला जो शुरू होता है ब्लीडिंग से, इट कैन लीड टू टूथ लॉस। तो इसकी अर्ली प्रिवेंशन भी आपने बताई, इसका अर्ली ट्रीटमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब, अगर ये जिंजिवाइटिस हो जाए तो इसके लिए क्या इलाज है, हमें क्या ट्रीटमेंट प्लान इसमें मिलता है? ट्रीटमेंट प्लान तो हमेशा ये होता है कि उसकी वजह पहले देखी जाती है। जैसे हमने बहुत सारी वजूहात देखी, हमने देखा कि ये सबसे बड़ी वजह तो प्लेक है। अगर प्लेक हो गया है तो फिर खाली ब्रशिंग प्लेक को नहीं निकालेगी, फिर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जाके एक दफ़ा दांतों की सफाई करवानी पड़ेगी। उसके बाद ब्रशिंग करना शुरू करें और ब्रशिंग प्रॉपर हो। ब्रशिंग किस तरह की जानी चाहिए। इसके अलावा ये है कि अगर कोई पेशेंट ऐसी मेडिसिन पे है जो उसके दांतों को अफेक्ट कर रही है तो उसे उस मेडिसिन का डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बाज़ का जैसे हमने कहा कि प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी मास्क है या हार्मोनल चेंजेस हैं या किसी को डायबिटीज़ है, अब उसे अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करनी चाहिए। तो इसके अलावा एक तो और चीज़ें भी हैं, जैसे हमने देखा है ज़ीरोस्टोमिया, जो खुश्क मुंह हो जाता है, और अक्सर लोग जो होते हैं जो बहुत कम गो हों, बाज़ का वो मुँह अगर बिल्कुल चुप रहें जैसे रोज़े की हालत में होता है तो उसमें भी स्मेल आना शुरू करते हैं। तो ऐसी ज़ीरोस्टोमिया या ऐसी हालत में कुछ ऐसी चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं जो मुंह में इस्तेमाल किया जाए ताकि सैलिवरी ग्लैंड से थूक ज़्यादा बने। अब थूक का या सलाइवा का ये काम होता है कि वो आपके मुंह में एक लिहाज से जैसे कोई चीज़ धुल रही होती है, वो पैदा होता है और बाद में स्टमक की तरफ चला जाता है तो वो मुंह को धोता जाता है, फ्लशिंग एक्शन। हाँ, तो आपको पता है इसमें वो ज़ाइलेटोल गम्स वगैरह भी इस्तेमाल करने को कहते हैं, या बाज़ औक़ात कुछ छोटी मोटी च्युइंगम भी हम यूज़ कर सकते हैं जो कंटिन्यूसली जो है सलाइवा को बनने में मदद दे। तो लेकिन सबसे बड़ी वजह मैं फिर कहूँगा, ये डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है ब्रशिंग का प्रॉपर ना होना और ब्रशिंग का ना होना। जी, ब्रशिंग जो है वो प्रिवेंशन पे लीड करती है, जो कि इसको होने से प्रिवेंट करेगी, और प्रॉपर ब्रशिंग। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसके साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है और मुझे तो सीखने को बहुत कुछ नया मिला। उम्मीद है आपने भी बहुत कुछ नया सीखा होगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।